बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट कक्षा 8वीं की गणित विषय की है यह, और जनवरी माह की वर्कशीट है जो कि आपको करना है। और इसके बाद फरवरी और मार्च में भी वर्कशीट आएगी और यह गणित की वर्कशीट है। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, इस वर्कशीट में जो सबसे पहले आपको जो जानकारी यहाँ पर भरने की है वो भरना है। इसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, यहाँ कक्षा लिखनी है आपको, आपकी कक्षा 8वीं लिखना है। ठीक है, शाला का नाम, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वहां का नाम लिखना है। और उसके बाद आपको वर्कशीट शुरू करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, खंड अ, प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है और इसमें से हमें सही विकल्प छांट कर लिखना है। कि प्रश्न है पहला, ऋण 1 प्राप्त करने के लिए ऋण 5/4 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न है कि ऋण 5/4 में क्या जोड़ेंगे कि हमें ऋण 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको हम यही कर लेते हैं, ऋण 5/4। ठीक है, ऋण 5/4 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें ऋण 1 प्राप्त हो जाए, है ना। तो हम मान लेते कि हम इसमें x जोड़ेंगे। ठीक है, x/1। ठीक है, तो हमें ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, है ना। हम यही रफ में कर लेंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ना है हमें। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 4। ठीक है, 4 एकम 4, तो यहाँ आ जाएगा ऋण का 5, फिर धन, फिर एक चौक 4 होंगे, 4 आएगा यहाँ पे, 4x होगा। ठीक है, इस तरह से एलसीएम लेके इस तरह से हल किया जाता है। 4 का पहाड़ा, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, हमने जो कक्षा 6 से 8 के लिए आओ करे और गणित के जो वीडियो बनाया उसमें स्पष्ट रूप से हमने बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जिसमें 6 से 8 के गणित के और हिंदी के सारे वीडियो हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 4 आया है। 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 4 एकम 4 एक ही बार हो रहा है, तो 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में होता है, तो ऋण 5 में 1 का गुणा करा तो ऋण 5 ही आया है। धन, 1 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 4 आया। ठीक है, फिर 4 का x में गुणा होगा ऊपर वाली संख्या में, तो 4x हो गया और ये बराबर हो गया ऋण का 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऋण का 1/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटा 1 लिखा जा सकता। तो इन दोनों का हम यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे, तो इसका 1 का गुणा यहाँ होगा, तो यही संख्या आएगी। 1 का गुणा होने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस 4 का गुणा इधर ऋण 1 में हो जाएगा, तो संख्या बन जाएगी ऋण 5 धन 4x बराबर 4 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण के 4 हो गए। ठीक है, 4 का 1 में होगा तो 4 एकम 4 और ऋण का 1 था इसलिए ऋण के 4 हो गए। अब यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है यह है ऋण का 5 धन 4x बराबर ऋण का 4। तो 4x, x का मान निकालना हमें, तो 4x बराबर ऋण का 4, ऋण का 4 और ऋण का 5 इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये धन का हो जाएगा। ठीक है, ये धन का हो गया है। अब यहाँ पर हो गया है 4x बराबर ऋण के 4 में से धन के 5 घटा दिए तो आ गया है 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/4, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा था तो इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 1/4 मतलब 1/4 ऐसी संख्या है जिसको यदि ऋण के 5/4 में जोड़ा जाएगा तो ऋण का 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1/4। इसको आप करके भी देख सकते हो। 1/4 किससे आया है, जैसे ये है ऋण के 5/4 में हम 1/4 जोड़ेंगे और उससे हमें ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा। तो चलो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये तो 4 ही आएगा और ये है ऋण का 5, क्योंकि समान संख्या इसलिए सीधा हमने लिख दिया ऋण का 5 धन 1, तो बराबर हो जाएगा ऋण के 5 में से धन का 1 जुड़ेगा तो ये वास्तव में घट जाएगी और निशान आ जाएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण के 4/4, इनके 4/4, तो 4 से 4 कट जाएंगे, 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया ऋण का 1। तो इस प्रकार ऋण के 5/4 में 1/4 हमने जोड़ा तो ऋण का 1 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा सवाल जो आंसर है बिल्कुल राइट है। अब अगला जो प्रश्न है, उपरोक्त बनी आकृति के सभी अंतः कोणों का योगफल होगा। तो इसके अंतः कोणों का योगफल हमें करना है। तो किसी भी आकृति के जो अंदर के कोण होंगे वो उसके अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, अंतः कोण है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा कि यहाँ पर ये एक त्रिभुज है। ठीक है,
जो ए सी और डी ये एक त्रिभुज है, उसी प्रकार ए सी और बी ये भी एक त्रिभुज है। तो यहाँ दो त्रिभुज बने और हमें पता कि किसी भी त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो दो त्रिभुज है यहाँ पे और दोनों को हम जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये तीन कोण है और ये तीन कोण है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज बन गए। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180 और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी हो गया 180। इस प्रकार ये दोनों जुड़ गए तो ये होगा 360 डिग्री का और उत्तर आएगा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अगला जो प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में ए बी सी अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी और सी के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक जोड़ का सवाल दे रखा है जिसमें योग तो दे रखा, लेकिन ऊपर जो संख्याएं दे रखी है वो पूरी नहीं दे रखी। यहाँ पे दे रखा 2a5 धन c 3b और इनका योग हुआ है 9 8 4। तो हमें यहाँ पर b का मान निकालना है, a का मान निकालना है और c का मान निकालना है। इन अक्षरों के मान निकालने हैं। तो चलो हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे 5 में b जोड़ा, ठीक है, 5 में b जोड़ा तो यहाँ पर जो इकाई का अंक 4 आना चाहिए, क्योंकि यदि आसिल भी आया होगा तो इधर जुड़ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं 5 धन b, ठीक है, बराबर आए यहाँ पर 4। तो 5 में ऐसी कोई संख्या जुड़ेगी कि 4 आ जाएंगे। 5 तो बड़ी संख्या है, तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर तो ये इकाई का अंक आया होगा और यहाँ दहाई भी कुछ होगा। तो 5 में ऐसी क्या संख्या जोड़ेंगे कि इसकी अगली संख्या आ जाए, मतलब ये 4 लिखे हैं तो हो सकता है यहाँ 14 हो। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 14 हो जाए। तो 5 में हम जोड़ेंगे 9, ठीक है, तो यहाँ आ गए होंगे 14 और 14 का आया है 4 और आसिल का 1 चला गया होगा आगे, है ना, आसिल का 1 चला गया होगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आसिल का 1 है इसको 3 के साथ जोड़ दो। तो अगला जो है, ठीक है, एक भाग हमने ये कर लिया। अब अगला जो है उसमें है a धन 3 बराबर हुए 8। तो a में 3 जोड़ा तो 8 हो गए, लेकिन इसमें एक आसिल का 1 भी जोड़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ जो 14 आया था उसका आसिल का 1 यहाँ जोड़ना पड़ेगा अगली संख्या में। तो a में जुड़ गए हैं 4, ठीक है, a में 4 जोड़ दिए हैं टोटल और 8 हो गए हैं। तो a कितना होगा, ठीक है, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, मतलब a कितना होगा 8, a जो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 हो रहे हैं उसमें 4 और जुड़ जाएंगे तो 8 आ जाएगा। हमें तो ऐसी संख्या चाहिए कि 8 हो जाए। तो a कितनी संख्या होगी, ये कौन सी संख्या होगी, 4 होगी। 4 धन 1 धन 3 बराबर हो गए 8। तो a के स्थान पर आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ऊपर वाले में b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 आने चाहिए थे, b बराबर 9 आ गया है, a बराबर 4 आया है हमारे पास। उसी प्रकार अगली जो संख्या, अब यहाँ हासिल का तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। ठीक है, अब अगली जो है 2 धन c बराबर 9। ठीक है, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 2 में क्या जोड़ सकते हैं हमें पता है, 2 में 7 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 7 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो c बराबर हो जाएगा 7। तो देखो बच्चों, अब हो गया क्या है सवाल, ठीक है, ये अब हो जाएगा क्या। तो हमने 2 लिखा, एक की जगह हम क्या लिखेंगे, एक की जगह 4 लिखेंगे और 5 और फिर c के स्थान पर लिखेंगे 7 3 और b के स्थान पर लिखेंगे 9। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 9 हो गए 14 की 4, हासिल का 1, 4 और 1 5, 6 7 8 और 7 और 2 हो गए 9। ठीक है, यहाँ आएगा धन का निशान और इस प्रकार हमने a b और c के मान लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक, a b और c के मान हमने निकाल लिए हैं। तो a बराबर है 4, b बराबर है 9 और c बराबर है 7। इस प्रकार यह जो है सवाल हल हो गया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। एक टोकरी में 6 सेब है। ठीक है, एक टोकरी है उसमें 6 सेब है जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। तो जो 6 सेब है उन पर संख्याएं अंकित है 1 से 6 तक, क्योंकि 6 सेब है। यदि 1 से बिना देखे निकाला जाए, ठीक है, हमने 6 सेब में से 1 से बिना देखे निकाला
तो संख्या 4 वाले सेब की प्रायिकता क्या होगी, मतलब संख्या 4 वाला सेब जो है उसकी प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता वाला सवाल है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, ठीक है, संख्या 4 वाले सेब की प्रायिकता, ठीक है, संख्या 4 वाले सेब की प्रायिकता बराबर, तो हम बराबर के बाद यहां लिख देते हैं, वहां जगह नहीं इसलिए यहां लिख देंगे हम संख्या 4 वाले सेब, ठीक है, बटे कुल सेब, ठीक है, कुल सेब। तो संख्या 4 वाले सेब कितने, क्योंकि देखो हमारे पास तो 1 से 6 संख्या वाले 6 ही सेब थे, तो संख्या 4 वाले सेब भी कितने हैं, 1 ही होगा, ठीक है। 1 से 6 तक में एक संख्या होगी 4 वाली, तो संख्या 4 वाले सेब कितने हैं, 1 है, और कुल सेब कितने हैं, 6 हैं। तो संख्या वाले 4 वाले सेब की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, मतलब 6 में से 1 सेब यह हो सकता है कि वह संख्या 4 वाला हो, ठीक है। तो इस प्रकार यह इसका उत्तर है, यह इसका उत्तर है, उत्तर बराबर 1/6। अब अगला जो सवाल है, रवि, राजू तथा राय में रुपए 360 इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला। तो इस प्रकार बांटे गए कि इनको इतना इतना भाग मिला, तो हम करेंगे, ठीक है। तो माना कि समान भाग जो सबको समान मिलेगा वो वाला हम मान लेते कि वो x है, ठीक है, समान भाग बराबर x। तो देखो अब सवाल में क्या है कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग और राय को 5 भाग मिले, मतलब रवि को 2 भाग मतलब 2x, और राजू को 3 भाग मतलब 3x, और राय को 5 भाग मतलब 5x, बराबर तीनों मिला के हो गए हैं 360, ठीक है। तो अब ये कुल कितने भाग हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10x बराबर 360, ठीक है, 10x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, तो क्योंकि फिर इधर जगह नहीं बचेगी, x बराबर हो जाएगा 360/10, ठीक है, 0 से 0 काट दी, तो x बराबर हो गया 36, ठीक है, x बराबर हो गया 36। अब हम निकाल लेंगे इनके भाग। तो रवि को 2 भाग थे, तो रवि के 2 भाग बराबर 2 गुना x का मान आ गया हमारे पास, 2x था उसका, तो 2 गुना 36 हो जाएगा, 2 गुना 36 बराबर 72, ठीक है। अब है राजू को 3 भाग, तो राजू को 3 भाग बराबर 3 गुना 36, ठीक है, 3 गुना 36 हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 3 का 36 में, तो 3 × 18 के 8, असिल का 1, 3 × 9 और 1 10, 108 हुए हैं, ठीक है, 108। उसी प्रकार राय को 5 भाग, तो राय को 5 भाग, तो बराबर हो जाएंगे 5 गुना 36, ठीक है, 5 गुना 36 बराबर, तो हम गुना कर देंगे, 5 अंक 30 की 0, असिल का 3, 5 या 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो इस प्रकार यह इनके भाग हो गए। यदि इनका हम टोटल करके भी देखेंगे तो 8 और 2 10 की 0, असिल का 1, 7 और 1 8, और 8 16 की 6, असिल का 1 और 1 2 और 1 3, 360, तो रुपए 360 होते हैं। तो इस प्रकार जो है रवि को 2 भाग मतलब 72 रुपए हैं, राजू को 3 भाग बराबर 108 रुपए हैं, और राय को 5 भाग बराबर 180 रुपए प्राप्त हुए। तो इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला, तो प्रत्येक को इतना इतना मिला है, ठीक है। कितना, रवि को 2 भाग बराबर 72 रुपए, राजू को 3 भाग बराबर 108 रुपए, और राय को 5 भाग बराबर 180 रुपए प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 40 डिग्री है, त्रिभुज के शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए।
तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं, ठीक है, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम बना लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बना लेते हैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कोण होता है, इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज की भुजा जो है AC बराबर है BC। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC, मतलब ये जो दो भुजाएं हैं इसकी AC बराबर है BC के। तो ऐसे त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो सामने के कोण है वह भी बराबर होते हैं। मतलब यह जो कोण जो है BAC बराबर होगा कोण ABC के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण BAC बराबर है कोण ABC के। मतलब ये कोण और यह कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ जो दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 40 डिग्री का, शीर्ष कोण मतलब यह वाला जो कोण है यह 40 डिग्री का है। तो त्रिभुज के शेष कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो एक कोण तो 40 का हो गया। ठीक है, बाकी ये दो कोण बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण BAC धन कोण ABC धन 40 डिग्री बराबर। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है हमें पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और यह दोनों कोण तो बराबर है। ठीक है, यह दोनों कोण तो बराबर है। तो 180, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की जगह कोई सा भी एक लिख सकते हैं। तो दो कोण ABC बराबर 180 ऋण 40। तो 180 में से 40 गए तो कितने बचे? बराबर बचे 140। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, बराबर बचे 140। 140 में हम 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 70। तो ये जो दो कोण हैं, दोनों कोण 70 के हैं। ठीक है, कितने के हैं? 70 डिग्री के हैं। तो त्रिभुज के शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो शेष कोण 70 के हैं। ठीक है, या फिर 140 डिग्री के हैं। तो ये दोनों जो कोण है 70 डिग्री के हैं। और यदि हम इनका आधा कर देंगे, ठीक है, मतलब 140 डिग्री के और आधा कर देंगे तो 70 के होंगे। तो त्रिभुज के शेष कोणों की माप, तो उसका उत्तर आएगा, उत्तर यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास जगह नहीं बची है। ठीक है, त्रिभुज के शेष कोणों की माप बराबर 140 डिग्री या 70 धन 70 के हैं। तो हमें पता है ये बात। ठीक है, तो इस प्रकार हमने निकाल लिया बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज में जो है दो कोण बराबर होते हैं। एक कोण का मान दे रखा हमें क्योंकि वह शीर्ष कोण था। द्विबाहु त्रिभुज में जो दो कोण बराबर होते हैं, एक कोण का मान दिया था और तीनों कोणों का कुल योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हमने 40 घटा दिए तो 140 आए हैं। ठीक है, शेष बचे 140। तो 140 इन दोनों का मान होगा, तो हमने इन दोनों में से 2 का भाग लगा दिया तो एक कोण की मान आ गई 70। तो ये दोनों कोण जो हैं 70 डिग्री के बचे हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है, गोलू एक गाय रुपए 2000 में खरीद कर सोनू को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सोनू गाय को रुपए 2200 या 2200 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो
गोलू एक गाय 2000 में खरीद रहा है, ठीक है। गोलू ने 2000 में खरीदी और सोनू को 25% लाभ पर बेच दी, ठीक है। तो गोलू ने गाय 25% लाभ पर बेची, तो कितने में बेची होगी, ठीक है। कितने में बेची होगी उसने, तो खरीदी थी उसने 2000 में, ठीक है। 2000 में खरीदी थी, 2000 का 25% उसने लाभ कमाया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना बचा, 25 का 0 और 25 दूना 50, ठीक है। तो 500 रुपए उसने लाभ कमाया है, ठीक है। 2000 में खरीदी और 500 रुपए उसने लाभ कमाया, क्योंकि 25% लाभ पर बेची थी, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का मान निकाल लिया हमने, तो वो हो गया 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए तो उसने कितने में बेची होगी, सोनू को 25% लाभ पर बेची, तो सोनू ने कितने में खरीदी है गाय, सोनू ने गाय खरीदी, क्योंकि गोलू ने 25% लाभ पर बेची, मतलब 2000 तो उसकी कीमत थी, 25% लाभ उसका हुआ 500 रुपए, तो इसने खरीदी है रुपए 2500 में, ठीक है। किसने, सोनू ने 2500 में खरीदी, क्योंकि गोलू ने 25% लाभ पर बेची थी, 25% लाभ हुआ 500, 2000 का 25% लाभ हुआ 500, मतलब सोनू ने गाय खरीदी है 2500 रुपए में। यदि सोनू गाय को 2200 में बेचे तो उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब सोनू गाय को बेच रहा है, ठीक है। सोनू ने गाय बेची बराबर 2000 रुपए 2200 में, ठीक है। 2200 में तो उसे लाभ हुआ है कि हानि, उसने खरीदी 2500 में और बेच दी 2200 में, तो उससे लाभ हुआ या हानि बच्चों, ज्यादा में खरीदी थी कम में बेची है, ठीक है ना, तो उससे तो हानि हुई है, हानि हुई है, ठीक है। हानि कितनी हुई है, तो 2500 में खरीदी और 2200 में बेच दी, तो कितने हानि हुई उसको, 300 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। 300 रुपए की उसे हानि हुई है। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो उसे 300 रुपए की हानि हुई है, और कितने में उसने खरीदी थी, 2500 में खरीदी थी, ठीक है। तो 2500 का कितना परसेंट हुआ, 300, तो हमने मान लिया कि माना कि 100% हुआ है 300 रुपए, ठीक है। 100% हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें तो प्रतिशत निकालना है, तो ठीक है, तो हम इसका मान निकाल लेंगे अब। तो x बराबर 300 गुणा 100, ये 100 उधर चले जाएंगे और ये जो 2500 है इसके साथ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएंगे 2500, ठीक है, 2500। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, अब यहाँ भाग लगा देंगे, 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 12% है, 12% हानि हुई, ठीक है, 12% हानि हुई, ठीक है। कितने, 12% उसको हानि हुई है। अगला प्रोजेक्ट कार्य खंड ब, निर्देश है विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखे, हम सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देवे। तो बच्चों ये आपके अनुसार करना है कि आप किस विषय को कितनी देर पढ़ते हो। तो यह टेबल इस प्रकार है, विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय, यहाँ पर दे रखा दिन और विषय, तो दिन दे रखे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और विषय दे रखे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे प्रथम भाषा होती है हिंदी, द्वितीय भाषा है अंग्रेजी, तृतीय भाषा है संस्कृत, और बाकी विषय आप जानते हो। तो आप जिस विषय को जिस वार को जितनी देर पढ़ते हो वो ही आपको यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ पर मन से लिख देते हैं, ठीक है अभी, और आपको अपने अनुसार लिखना है, ठीक है। तो सोमवार को प्रथम भाषा मतलब हिंदी, आप विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय, तो हमें यहाँ लगाया गया समय लिखना है। जैसे समय मतलब 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा। तो प्रथम भाषा हिंदी जो है सोमवार को आपने पढ़ी 1 घंटा, ठीक है, हमने लिख दिया कि 1 घंटा। द्वितीय भाषा अंग्रेजी भी आपने 1 घंटा पढ़ ली, ठीक है, 1 घंटा। और तृतीय भाषा संस्कृत भी 1 घंटा पढ़ी, ठीक है। गणित, तो गणित आपने 2 घंटा पढ़ा, सवाल करने में ज्यादा समय लग गया, ठीक है।
विज्ञान आपने सोमवार को पढ़ी ही नहीं और सामाजिक विज्ञान पढ़ी ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा आपने, ये 4 ही विषय पढ़े हो सकता है, ठीक है। और यदि आपने पढ़ा हो तो आप यहाँ पे भी लिखोगे। अब मंगलवार को प्रथम भाषा आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, द्वितीय भाषा पढ़ ली 1 घंटा, ठीक है, संस्कृत नहीं पढ़ी तृतीय भाषा, गणित आपने फिर पढ़ा है 2 घंटा, ठीक है, विज्ञान पढ़ लिया है 1 घंटा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ लिया 1 घंटा, ठीक है। आपको अपने मन से लिखना है और जितनी भी देर आप पढ़ते हो उसी प्रकार बुधवार को आपने फिर से प्रथम भाषा हिंदी पढ़ ली 1 घंटा, ठीक है। आप जैसे ये विषय आप एक दिन छोड़ के पढ़ रहे हो, यहाँ पे फिर हम लिख देंगे 1 घंटा, शनिवार को फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। द्वितीय भाषा भी बुधवार को अब आपने नहीं पढ़ी, गुरुवार को पढ़ ली 1 घंटा, ठीक है, शुक्र को नहीं पढ़ी, शनि को पढ़ लिया 1 घंटा, ठीक है। तृतीय भाषा संस्कृत आपने बुधवार को 1 घंटा पढ़ ली है, ठीक है, गुरु और शुक्र को नहीं पढ़ी और शनि को पढ़ ली 1 घंटा। उसी प्रकार गणित आपने यहाँ पर 2 दिन 2-2 घंटा पढ़ ली और जैसे बुधवार को 1 घंटा पढ़ी, गुरु को 2 घंटा पढ़ ली है ना, शुक्र को फिर 2 घंटा पढ़ ली है और शनि को फिर 1 घंटा ही पढ़ा, ठीक है। उसी प्रकार विज्ञान आपने बुधवार को 2 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, गुरुवार को 1 ही घंटा पढ़ा और शुक्रवार को फिर आपने 2 घंटा पढ़ लिया है, ठीक है, और शनि को नहीं पढ़ा। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान आपने अब बुधवार को फिर 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, गुरुवार को नहीं पढ़ा, शुक्रवार को फिर 1 घंटा ही पढ़ा और शनि को नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार से आपको अपने मन से लिखना बच्चों, कि आप जिस दिन जो पढ़ते हो अपने हिसाब से लिखना और यहाँ प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अनुसार ही देने पड़ेंगे। हमने यह आपको उदाहरण के तौर पर लिख के बता दिया है। विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे यहाँ पे कि मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था गणित, तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे हम गणित, ठीक है, गणित। उसी प्रकार है किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की? तो किस दिन सबसे अधिक समय पढ़ाई की, तो हमको यहाँ तो जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो 2, 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो यहाँ पर 5 घंटे हुए कुल, है ना। मंगलवार को हुए हैं 2, 3, 4 और 5, मंगल को भी 5 घंटे कुल पढ़ाई हुई है, ठीक है। उसी प्रकार बुधवार को 2 और 2 4, 5, 6 और 7, बुधवार को 7 घंटे की पढ़ाई हो गई है, ठीक है। गुरुवार को 2 और 1 3 और 1 4 घंटे ही पढ़े, ठीक है। शुक्रवार को 2 और 2 4, 5 और 6 घंटे हुए हैं और शनि को 3 घंटे की पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर पूछा कि किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की, तो हम लिखेंगे कि बुधवार, ठीक है, बुधवार, क्योंकि उस दिन 7 घंटे की पढ़ाई हुई है। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की? किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की है? पूरे सप्ताह में किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की है? तो सबसे कम समय तक क्या पढ़ा है? तो हमें यहाँ पर इनके कुल घंटे जोड़ने पड़ेंगे। जैसे प्रथम भाषा को 1, 2 और 3 घंटे का ही दिया है समय, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में 3 घंटे हैं, ठीक है। द्वितीय भाषा को 1, 2, 3 और 4 घंटे लगा दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार तृतीय भाषा में 1, 2 और 3, तृतीय भाषा में भी 3 घंटे हैं। गणित में तो 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 घंटे हैं, ठीक है, 10। और उसी प्रकार विज्ञान में 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हैं, विज्ञान के कुल 6 घंटे हैं। और सामाजिक विज्ञान में 1, 2, 3 और 1 4 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की? तो सबसे कम पढ़ाई तो प्रथम भाषा और तृतीय भाषा की है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम भाषा व तृतीय भाषा, क्योंकि दोनों के ही बराबर बराबर आए हैं तो हमने दोनों ही लिख दिए हैं। अब अगला जो चौथा है, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया? तो विज्ञान और गणित को पढ़ने में कितना समय दिया? तो हम यहाँ पे सीधा जोड़ लेंगे कि पूरे सप्ताह में गणित तो 10 घंटे पढ़ा था और विज्ञान को 6 घंटे, तो 10 और 6 16 घंटे हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना समय दिया, तो 16 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों का प्रयोग कर एक दंड आलेख बनाइए। तो यहाँ पे एक दंड आलेख बनाकर बताना है हमें, तो हम दंड आलेख बना देते हैं। बच्चों यहाँ पे एक दंड आलेख हमने बना दिया है और आप अपने अनुसार यह बना लोगे। तो दंड आलेख इस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें 2 अक्ष होते हैं। तो एक तरफ तो हमने लिखा है
विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगा समय घंटे में सोमवार से शनिवार, और यहाँ पर घंटे दर्शाए हैं 1 से लगाकर 11 तक घंटे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार इस तरफ हमने विषय दर्शा दिए हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो यह पूरे सप्ताह का दंड आलेख है कि प्रथम भाषा जो है सोमवार से शनिवार तक पूरे सप्ताह में 3 घंटे तक पढ़ी गई है। द्वितीय भाषा जो है 4 घंटे पढ़ी है। तृतीय भाषा 3 घंटे है, और गणित जो है 10 घंटे पढ़ा गया है। विज्ञान जो है 6 घंटे, और उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान जो है 4 घंटे पूरे सप्ताह में पढ़ा है। और इस प्रकार यह दंड आलेख बना दिया है, और जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।